नमस्कार प्रिय शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं अध्येताओं। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे अन्य प्रमुख छायावादी कवि एवं रचनाएं पर बातचीत करने जा रहा हूँ। 1918 से 1936 तक का जो दौर था हिंदी कविता के इतिहास में, उसे छायावादी कविता का दौर कहते हैं। मोटे तौर पर हम लोग यह समझते हैं कि छायावादी कविता के बाद का जो दौर है वह मुख्यतः प्रगतिवादी काव्यधारा के रूप में विकसित होती है। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो छायावादी कविता और प्रगतिवादी काव्यधारा के समानांतर कवियों का एक संसार ऐसा भी रहा जिन्हें इन दोनों धाराओं से अलग धाराओं में रखना मुनासिब होगा। इनमें से एक धारा तो हम लोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के नाम से जानते हैं। एक दूसरी धारा भी है जिसे प्रेम और मस्ती की कविता की धारा के रूप में हम पहचानते हैं। कुछ लोग वैयक्तिक प्रगीत कविता भी कहते हैं इस धारा की कविताओं को। आज की जो हमारी बातचीत है वह प्रेम और मस्ती के काव्य पर केंद्रित रहेगी। कुछ लोगों ने इसे हालावाद भी कहा है और इसका प्रतिनिधि कवि हरिवंश राय बच्चन को माना है। तो इस धारा की कविताओं के सौंदर्य शास्त्र के बारे में हम विचार करेंगे। साथ ही हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस धारा के जो कवि हैं वो किस तरह की कविताएं लिख रहे हैं और कैसे वे कविताएं छायावादी कविताओं या प्रगतिवादी कविताओं से अलग है, या यूं कहें कि उसी के समानांतर चलने वाली राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा से भी कैसे अलग हैं। तो हम लोग यह समझने का प्रयास करें छायावाद के बाद के दौर में अन्य कवियों की जो कविताएं हैं वो किस रूप में सक्रिय होती हुई दिखाई पड़ती हैं। यानी आज की जो बातचीत हमारी होगी वह छायावादी कविता और प्रगतिवादी कविता दोनों के समानांतर चलने वाली उन काव्य धाराओं के बारे में होगी जिनकी आमतौर पर प्रमुखता से चर्चा नहीं होती। तो आज हम पहले तो यह समझें कि वे दो धाराएं कौन सी हैं। तो एक धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की है और दूसरी प्रेम और मस्ती के काव्य की है, जिसके बारे में भी हमने थोड़ी बहुत बातचीत भी की है। तो आइए समझते हैं प्रेम और मस्ती की काव्य धारा, यानी छायावाद के बाद के अन्य कवियों की यह दुनिया किस तरह से विकसित हुई है। वैयक्तिक प्रगीत कविता की धारा को कुछ आलोचकों ने व्यक्तिवादी गीति कविता से भी पुकारा है। छायावादी कवियों और इस धारा के कवियों में एक हद तक समानता है। वैसे इस धारा के कवियों की दृष्टि भी रोमानी है। वस्तु जगत के प्रति इनकी प्रतिक्रिया भावात्मक है। आत्मसंपृक्ति और उत्तेजना के स्वरों की उपस्थिति की दृष्टि से भी इस धारा के रचनाकार छायावादी कवियों से मिलते हैं। सौंदर्य, प्रेम और इन संवेदनाओं से जुड़े मनोभाव, उल्लास और विषाद भी इन्हें छायावादी रचनाकारों के निकट लाता है। लेकिन छायावादी रचना संसार से यह धारा अनेक स्थानों पर अलग भी होती है। आलोचकों ने काव्य आस्वाद के इन धरातलों को रेखांकित करते हुए कहा, किंतु इन कृतियों में छायावादी कविता जैसे संकोच, रहस्यात्मकता और आदर्शवादिता नहीं है। साहस के साथ सीधे साफ तौर पर अपने निजी प्रेम संवेग तथा सुख दुख को कहने की आकुलता है। इनकी वेदना छायावाद की वेदना की तरह सामान्य नहीं वरन निजी प्रतीत होती है। अतः उससे अनुभव का एक विशिष्ट बिंब उभरता लक्षित होता है। तो छायावादी कविताओं के बारे में यह हम समझते हैं कि उसमें जो कहन की शैली है वह अलग है। सूक्ष्म का तात्पर्य यही होता है। कहा जाता है कि जो अभिव्यंजना शैली है छायावाद की वह अलग तरह की है। लेकिन जब हम प्रेम और मस्ती की कविता या वैयक्तिक प्रगीत कविता या हालावादी कविता, ये तमाम नामों से जिन्हें हम नवाजते हैं, इस धारा की कविताओं को देखते हैं तो पाते हैं कि इस धारा के जो कवि हैं वो निजी दुनिया की बातें बहुत ही खूबसूरती से कहते हैं और वह भी अपनी इस भाषा में कहते हैं जो भाषा आम बोलचाल की भाषा के करीब है और जो तुरंत समझ में आती है और उससे अनुभव का एक विशिष्ट बिंब उभरता हुआ दिखाई पड़ता है। यह अवश्य है कि इनके ये अनुभव बिंब छायावाद के सुंदर अनुभव बिंबों के समान सूक्ष्म, संश्लिष्ट और गहरे नहीं हैं, किंतु जो कुछ है वह छल नहीं ओढ़ता, उघड़े ही रूप में उभरकर सहज प्रवाह का सुख देता है। छायावादी कविता भी प्रायः मैं के माध्यम से अपना अनुभव उभारती है
और व्यक्तिवादी गीति कविता भी। लेकिन छायावाद का मैं संकोच या मर्यादा के आतंक का अनुभव करने के कारण तीव्रता से आलोकित होने के स्थान पर मंद मंद दीप्त होता है, जबकि व्यक्तिवादी गीत कविता का मैं अपने समूचे राग विराग के साथ निर्व्याज भाव से फूट चलता है। इस प्रकार छायावादी और परवर्ती वैयक्तिक प्रगीत कविता में अनेक समानताओं के स्वर के साथ असमानताओं के धरातल भी मौजूद हैं। यानी आप देखिए, कहन शैली थोड़ी अलग है, छायावादी बिंब धर्मिता की सघन बिंब धर्मिता यहाँ नहीं है। उसी तरह जो मैं मुखर है दोनों जगहों पर, लेकिन दोनों के मैं में फ़र्क है। एक का जो मैं है वह सार्वजनिक जीवन की दुनिया को कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन जो दूसरे का मैं है, यानी इस धारा की छायावादी प्रगीत, जिसे हम प्रगीत कविता कहते हैं, छायावाद के बाद के दौर वाली कविता, वैयक्तिक प्रगीत कविता जिसे हम कहते हैं, उसका जो मैं है वह व्यक्तिगत दुनिया को बड़ी खूबसूरती से प्रकट करता है। और यहाँ पर अध्यात्म का भाव नहीं सक्रिय है, बल्कि दुनिया में रहते हुए एक सामान्य मनुष्य का जो दर्द है, सपना है, उसकी आकांक्षा है, वह प्रकट होती है। तो ये देखेंगे आपकी छायावादी कविता की धारा और इस कविता में फ़र्क है, समानताओं के बावजूद मैं में फ़र्क है, अपनी जो दुनिया है उसको कहने की शैली में फ़र्क है। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से जो मनुष्यता के इतिहास में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व रहा है प्रेम, उसके बारे में इस धारा के कवियों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से है। यानी हम देखने का प्रयास करें कि प्रेम का स्वरूप यहाँ कैसे प्रकट होता है। इस धारा के रचनाकारों की केंद्रीय वृत्ति लौकिक प्रेम का चित्रण है। प्रेम के संसार के विभिन्न रंगों जैसे मिलन हुआ, विरह हुआ, उल्लास, पीड़ा, उदासी, टूटन, असंतोष इत्यादि के सघन स्वरों से समन्वित इस धारा की अनेक कविताएं हिंदी जगत का कंठहार बन गईं। यह चित्रण दार्शनिक आदर्शों और वायवीय कुहेलिकाओं में अपना संधान नहीं ढूंढता। शील संकोच के तमाम आवरणों को उतार फेंकने की स्वाभाविकता की ओर कवियों के झुकाव को साफ तौर पर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को देखिए। जो मैंने इस बातचीत के आरंभ में कहा था कि इस धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हरिवंश राय बच्चन याद किए जाते हैं, तो हरिवंश राय बच्चन की कविताएं लोगों की ज़बान पर चढ़ गईं और उन कविताओं में जो प्रेम का स्वरूप है वह देखिए किस तरह से। उनके निशा निमंत्रण और एकांत संगीत में प्रेम के अवसाद का घनीभूत वर्णन है, तो मिलन यामिनी में संयोग की मादकता, उत्साह और उमंग के अतिरेक का सुंदर और प्रभावी वर्णन है। आप एक कविता देखिए, जैसे हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही मशहूर कविता है जो उस ज़माने में यानी उनके दौर में लोगों की ज़ुबान पर चढ़ी हुई थी, जो बीत गई सो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था। तो इस तरह की कविताएं, अंबर के आनन को देखो कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके तारे टूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो आप देखिए कि जो प्रेम का दर्द है, हम सभी जानते हैं कि उनकी पहली पत्नी का देहावसान हो गया था और उस अवसाद से निकलने के लिए उन्होंने कविताएं इस तरह की लिखी थी। मिलन की भी कविताएं उनके यहाँ हैं, जैसे रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने, तारिकाएं ही गगन की जानती हैं, जो दशा दिल की हमारे तुम्हारे हो रही थी। इस तरह की कविताएं उनके यहाँ दिखाई पड़ती हैं। इसी तरह नरेंद्र शर्मा इस धारा के एक दूसरे कवि हैं। उनका जो कविता है, उनकी प्रवासी के गीत में लौकिक विरह के व्यथा की प्रधानता है। अन्य रचनाओं में प्रेयसी के मादक रूप, भोग और संतुष्टि का वर्णन उपस्थित है। आप इस धारा के जो दूसरे दो कवि हैं, अब देखिए रामेश्वर शुक्ल अंचल की कविता है, भगवती चरण वर्मा की कविता है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता है। आरसी प्रसाद सिंह जैसे रचनाकारों को भी इस धारा के कवियों के रूप में हम याद कर सकते हैं और उनके प्रेम का जो रूमानी तत्व है वो उनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है। अवसाद के धरातल भी इन कवियों की सामान्य विशेषता है। यह अलग बात है कि जो अवसाद है उसके साथ जो बर्ताव है विभिन्न कवियों का अलग अलग है, लेकिन एक मूल संवेदना के रूप में अवसाद को ग्रहण करने का भाव दिखाई पड़ता है, जिस पर हर कवि अपने अपने ढंग से अवसाद के अलग अलग रूप को प्रकट करता है।
इस धारा के रचनाकारों में प्रेम और विरह से उपजे अवसाद के साथ निराशा और उदासी के अन्य संदर्भों का चित्रण भी है। देश की गुलामी, सामाजिक रूढ़ियों, आर्थिक रिक्तता के भयंकर एहसासों से गुजरते हुए इन रचनाकारों ने अनेक बार अकेलेपन और उदासी का सामना किया। रचनाकारों ने स्वरों को पुराने आध्यात्मिक संसार या नए समाजवादी दृष्टि से जोड़ने के बजाय सीधे सीधे चित्रित किया। अनेक आलोचकों ने इसे जीवन दृष्टि के अभाव से जोड़ा। दरअसल रचनाकारों की विशेषताएं इनकी सीमाएं भी हैं। इन रचनाकारों के संसार से गुजरते हुए हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि जीवन दृष्टि के अभाव में ये व्यक्तिवादी अनुभव निराशा, मृत्यु की छाया और नियतिबोध से ग्रस्त हैं। ये अनुभव जहाँ अपनी तीव्रता में सूक्ष्म परंतु खुले हुए बिंबों की रचना में एक नए साहित्यिक सौंदर्य की सृष्टि करते हैं, वहाँ अपने आत्यंतिक अकेलेपन, उदासी और दोहराव में क्षयोन्मुख दिखने लगते हैं। और जहाँ ये काव्यात्मक दृष्टि से सपाट हो जाते हैं, वहाँ अपनी सार्थकता किसी भी प्रकार प्रमाणित नहीं कर पाते। अब जैसे एक कविता देखिए, एकांत संगीत है, बच्चन जी की कविता है। कितना अकेला आज मैं, संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ, किंतु अकेला आज मैं। कितना अकेला आज मैं, संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ, किंतु अकेला आज मैं। वह हर तरफ अवसाद की उपस्थिति देखता है। इस लौकिक अवसाद से संबद्ध कवि के साथ कोई अलौकिक सत्ता नहीं है, रूढ़ समाज दर्शन नहीं है, इसलिए वह किसी तरह के आश्रय का आभास नहीं अनुभव कर पाता। अवसाद का शिकार कवि कई बार जीवन की असफलताओं और अपनी आधारहीनता को सीधे तौर पर स्वीकार करता नजर आता है। इस धारा के रचनाकारों का विश्वास जीवन की क्षणभंगुरता में है। क्षणभंगुर जीवन में उल्लास के पलों पर इस धारा के कवियों का खास बल है। उनका मानना है इन पलों को पूरे आनंद से भोगना चाहिए। इन पलों को मादकता की हद तक स्वीकार करने का आग्रह ही इस धारा के रचनाकारों को मधु के प्रति अतिरिक्त संवेदनशील बनाता है। मधु की आत्मीयता जैसे रचनाकारों को मधुशाला, मधुबाला जैसी रचनाओं के लिए प्रेरित करती है। हम सभी जानते हैं कि उस दौर में जब हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला कविताएं थी, जो उमर खय्याम की रुबाइयों से प्रभावित थी, तब उस दौर के प्रेम और मस्ती भरे काव्य के दीवाने जो लोग थे, वो मधुशाला की पंक्तियों को दोहराते रहते थे। आप देखें कि मधुशाला की पंक्तियों में एक विशेष तरह की मस्ती है, और वह जो फक्कड़ाना मस्ती है वह एक ऐसे दर्शन को प्रमाणित करती है जिसमें किसी तरह की सीमा या बंधन नहीं है, चाहे वह बंधन धार्मिक हो, चाहे रूढ़िवादी हो, चाहे कोई ऐसी मुक्ति का सपना दिखाने वाले मार्क्सवादी दर्शन जैसे कविताओं में, जिन कविताओं में उपस्थित होती है उनमें हो। तो आप मधुशाला की कविताओं में आप देखेंगे कि मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते मेल कराती मधुशाला, इस तरह की जो साहसिक उक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। तो मधुशाला की कविताओं के पाठ के लिए बच्चन पूरे देश में बुलाए जा रहे थे, और उनकी जो कविताओं में उपस्थित आत्मीयता थी, मस्ती और फक्कड़ाना का भाव था, उस वक्त उस तरह की कविताओं के दीवाने लोग मधुशाला को अपने सिर माथे बिठाए हुए थे। तो मधु की यह जो आत्मीयता है, यानी मस्ती की जो आत्मीयता है, आनंद की जो आत्मीयता है, बच्चन जैसे कवियों को मधुशाला और मधुबाला जैसी रचनाओं के लिए प्रेरित करती हुई दिखाई पड़ती है। संवेदना की अभिव्यक्ति के दौरान गलित व्यवस्था और मनुष्यता विरोधी सोच को ये रचनाकार कई बार प्रगतिवादी कवियों की तरह खारिज कर देते हैं। उदाहरण के रूप में बच्चन की एक कविता है बंगाल का काल, या नरेंद्र शर्मा की कविता है अग्निपथ, अंचल जी की कविता है किरण बेला। इस तरह की रचनाएं इस लिहाज से देखी जा सकती हैं। हम अभिव्यक्ति के अनूठेपन के लिहाज से इस धारा की कविता और कवियों पर विचार करें कि किस तरह से उनके यहाँ अभिव्यक्ति का अनूठापन है। वैयक्तिक प्रगीत कविता के रचनाकारों की सबसे बड़ी देन अभिव्यक्ति मूलक सादगी स्वीकार की गई है। इस धारा के रचनाकारों ने सीधे सादे शब्दों, परिचित चित्रों एवं सहज कथन भंगिमा द्वारा अपनी संवेदनाएं बखूबी अभिव्यक्त की। अभिव्यक्ति की इस शैली के कारण इस धारा के रचनाकारों की सीमाएं और संभावनाएं साफ तौर पर दिखाई पड़ती हैं।
इस सिलसिले में रामदरस मिश्र के विश्लेषण को यहाँ उद्धृत करना तर्कसंगत जान पड़ता है। वे कहते हैं, कवि की शक्तियाँ और अशक्तियाँ दोनों बड़ी स्पष्टता से उभरती हैं। शक्तियाँ अस्पष्ट बिंबों में उलझकर अपनी तीव्रता और प्रभाव नहीं खोती और अशक्तियाँ रहस्यात्मकता का लाभ उठाकर महान होने का आभास नहीं दे पाती। यद्यपि इन कवियों की संवेदना व्यक्तिवादी है, लेकिन वे अपने को जिस माध्यम, परिवेश, प्रकृति चित्र, बिंब, उपमा, भाषा आदि के द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं वह हमारा अति परिचित होता है, लोक के निकट का होता है, अतएव मांसल और मूर्त प्रतीत होता है। यद्यपि इस धारा की कविता की भी भाषा मूलतः संस्कृत निष्ठ है, किंतु उसके शब्द या पद हमारे निकट के लगते हैं। बोलचाल के शब्द और मुहावरे भी इनमें पर्याप्त मात्रा में आए हैं। कुल मिलाकर यह जीवंत भाषा प्रतीत होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तिवादी गीति कविता की सादगी और अभिव्यक्ति के अनूठेपन की एक समय खासी धूम रही। आधुनिक हिंदी कविता के इस दौर की अनेक कविताएं अभी भी लोगों की संवेदना को प्रभावित करती हैं। वैयक्तिक प्रगीत कविता के इस कालखंड के सबसे बड़े रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। आत्मानुभूति की सघनता से संपन्न उनकी कविताओं में प्रभावधर्मिता और मर्मस्पर्शी चेतना स्वाभाविक रूप से उपस्थित है। आलोचक बच्चन सिंह ने बच्चन जी की कविताओं पर अपनी राय प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि इतिहास के विकास क्रम में बच्चन ने कविता को ज़मीन पर उतारा, उसे इहलौकिक जीवन से समृद्ध किया या संबद्ध किया और उसकी सीमा का विस्तार भी किया। उनकी आरंभिक रचनाओं मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश पर उमर खयाम की रुबाइयों की गहरी छाप है। काव्य विकास के दूसरे चरण की उनकी प्रमुख कृतियां हैं निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर। एकांत संगीत की वेदना के साथ आंतरिक बल का मेल काव्य आस्वाद को अनूठा बना देता है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जीवन के उत्तरार्ध के संग्रह उनकी जो रचनात्मक दुनिया में उपस्थित है, जीवन के उत्तरार्ध के संग्रह वे हैं सूत की माला, खादी के फूल जैसी रचनाएं। सामाजिक राजनीतिक द्वंद्वों को प्रस्तुत करती हैं ये कविताएं, पर आलोचकों की दृष्टि में ये कविताएं पूर्वार्ध की रचनाओं की तुलना में कमज़ोर हैं। सतरंगिनी, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका उनकी अन्य उल्लेखनीय रचनाएं हैं। धार के इधर उधर, आरती और अंगारे और बुद्ध और नाच घर में उनकी संवेदना का पट व्यापक है। बुद्ध और नाच घर तो उनकी अद्भुत कविता है और वे साफ तौर पर बताते हैं उस कविता के माध्यम से कि किस तरह से जो अनुष्ठान के प्रति असहमति प्रकट करने वाले बुद्ध हैं और मूर्ति पूजा से असहमति प्रकट करने वाले बुद्ध हैं, वे किस तरह से स्वयं मूर्ति पूजा के शिकार हो गए। यानी उनकी मूर्तियाँ पूरी दुनिया में उनकी मूर्तियाँ पाट दी गईं और इसी तरह से अनुष्ठान भी उन बौद्ध धर्म में किस तरह से प्रकट होने लगा। तो आप बुद्ध और नाच घर कविता में देखेंगे कि दुनिया भर के धर्मों का जिस तरह से उसका आनुष्ठानिक पक्ष ही जिंदा रहता है और उसका जो संवेदना पक्ष है या भावना पक्ष है या जो संदेश पक्ष है वो कैसे गायब होता है, तो बौद्ध धर्म में यह किस तरह से गायब हुआ, इसका बड़ा ही सुंदर मार्मिक वर्णन है और उसके जो बिंब हैं वे बड़े लाजवाब हैं। तो बुद्ध और नाच घर में उनकी संवेदना का पट व्यापक है और इस तरह से वो बताते हैं अपनी इस कविता में अपने भाव को प्रकट करते हैं। इस धारा के और भी उल्लेखनीय कवि हैं जैसे नरेंद्र शर्मा हैं। उनके संग्रह प्रभात फेरी, शूल फूल और कर्ण फूल में विध्वंस और प्रेम की संवेदना का समन्वय है। प्रवासी के गीत संग्रह से उन्हें व्यापक लोकप्रियता मिली। प्रेम के लौकिक रूप वर्णन की दृष्टि से भी उनके संग्रह महत्वपूर्ण हैं। पलाशवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन, कदली वन, उत्तर जय जैसी उनकी रचनाएं भी काफ़ी लोकप्रिय हुई। इस धारा के एक कवि के रूप में भगवती चरण वर्मा का खूब नाम लिया जाता है। भगवती चरण वर्मा की कृतियों में उनके हृदय की मस्ती का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता है। उन्हें राजनीति से सदैव अरुचि रही। वे अहम के उपासक रहे किंतु उन्होंने असीमत्व प्रदान किया। प्रारंभ से ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर किसी प्रकार का मुलम्मा नहीं चढ़ाया। वे प्रेम की पीड़ा का अनुभव करते हैं और युग की कुरूपताओं से ऊपर उठकर सौंदर्य का सृजन करते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाओं में मानसलवाद का प्रवर्तन हुआ। उनकी मधुकर, अपराजिता, किरण बेला, लाल चूनर, करील जैसी रचनाओं में वासना में प्रेम के ऊपर अध्यात्म का आवरण डालने का प्रयत्न हुआ।
अंचल ने तृष्णा को जीवन का एक सत्य माना और लिखा, चिर तृष्णा में प्यासे रहना मानव का संदेश यही। आप देखेंगे इस धारा की कविताओं में प्रेम और मस्ती को लेकर एक आग्रह है, जिजीविषा के प्रति एक आग्रह है, साथ ही जो सीधा साधा जीवन है उसके स्वीकार के बारे में एक जागरूक नज़रिया प्रकट होता हुआ दिखाई पड़ता है। और जो अनुष्ठान मूलक चेतना है मनुष्यता के जीवन में, उसको अलग करके, आनुष्ठानिक सौंदर्य को अलग करके जो एक भाव पक्ष होता है, जीवन का मूल भाव पक्ष या किसी आस्था या विचार का मूल भाव पक्ष, उसके संदेश को समझने की लालसा भी नज़र आती है। मुझे लगता है कि आपने वैयक्तिक प्रगीत कविता के रूप में छायावाद के जो बाद के अन्य कवि हैं उनके बारे में आपकी समझ बिल्कुल साफ हुई होगी। प्रिय शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों, आज का जो व्याख्यान है वैयक्तिक प्रगीत कविता या हालावादी कविता या प्रेम और मस्ती के काव्य, इन तीनों संज्ञाओं से एक ही धारा की कविता का बोध होता है, उसको आपने बखूबी समझा होगा। धन्यवाद।